स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है ना। इसके पहले हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 9 में हमने डिपॉजिटरी सिस्टम जो था वो देख लिया, डिपॉजिटरी सिस्टम देखा। अब हमको देखना है डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो डिविडेंड काय पर मिलता है, तो डिविडेंड जो है वो भी हमारी इनकम है इन्वेस्टमेंट पर, और इंटरेस्ट भी जो है इन्वेस्टमेंट पर इनकम है ना। इंटरेस्ट हमको देना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में की है, उन सिक्योरिटीज पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। तो हमको दो बातें मिलेगी, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा है ना। इंटरेस्ट कौन सी सिक्योरिटी पर मिलता है, चलो बताओ। चलो इंटरेस्ट कौन सी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं, कौन सी सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करने के बाद आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको इंटरेस्ट मिलता है। चलो बताओ फटाफट। हमने ये सिक्योरिटीज जो है वो पढ़ ली है ना, 4 तरह की सिक्योरिटीज हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। 4 तरह की सिक्योरिटीज हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि किन सिक्योरिटीज पर हमको डिविडेंड जो है वो अर्न होता और किन सिक्योरिटीज पर हम इंटरेस्ट कमा लेते हैं ना। तो इंटरेस्ट किन सिक्योरिटीज पर अर्न करते हैं हम, चलो बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग यश रामावत, गुड मॉर्निंग यश महाजन। सवाल है मेरा कि इंटरेस्ट किन सिक्योरिटीज पर अर्न करते हैं हम, चलो बताओ फटाफट। इंटरेस्ट डिवेंचर पर, लोन पर, डिपॉजिट पर, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता। मैं सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं। जानवी आपका कहना बराबर है, डिवेंचर, डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स, ये कहना बराबर है आपका, लेकिन लोन नहीं होना चाहिए। लोन जो है वो हमने लिया होगा है ना, सहसा हम लोन देते नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोन देती नहीं है ना। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाजू में रख दीजिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात करेंगे तो लोन प्रोवाइड नहीं करती। तो इंटरेस्ट अर्न करने का लोन पर रोल नहीं आता। इंटरेस्ट अर्न किस चीज पर करते हैं हम, तो 3 सिक्योरिटीज हमने देखी थी, क्या थी वो, डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड। डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड है ना। लोन नहीं, लोन को निकाल कर बाहर कर दो। लोन हमने लिया हुआ होता है तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न करने की बात कर रहा मैं, पैसे कमाने की बात कर रहा है। आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं ना, तो पैसे कमाने की बात मत करो, लोन नहीं है ना। तो डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स इंटरेस्ट अर्न करते। डिविडेंड किस पर अर्न होता, कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जिस पर हमको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अर्न करते हम तो कौन सी सिक्योरिटी पर हम डिविडेंड अर्न करते, पता फटाफट। डिविडेंड किस सिक्योरिटी पर हम अर्न करते हैं, डिविडेंड किन सिक्योरिटीज पर हम अर्न करते हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज हमने पढ़ी इसके पहले, उनमें से कौन सी सिक्योरिटी है जिस पर हमको डिविडेंड मिलता, कौन सी सिक्योरिटी पर डिविडेंड मिलता। फिर सर डिविडेंड मिलता है तो वो फिक्स होता है या फ्लक्चुएट होते रहता है ना, फिक्स होता है कि चेंज होते रहता है। डिविडेंड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी गुड जानवी, बहुत बढ़िया। डिविडेंड हमको इक्विटी शेयर्स पर मिलता है या फिर डिविडेंड हमको प्रेफरेंस शेयर्स पर मिलता है ना। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होगी तो भी डिविडेंड अर्न करते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होगी तो भी डिविडेंड अर्न करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर मिलने वाला डिविडेंड फिक्स रहता, बराबर है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, फिर भी आपको डिविडेंड जो है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो, कुछ भी हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड टाइम पर देना पड़ता, और वो भी जो फिक्स रेट है उसी रेट पर देना पड़ता। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के मामले में क्या है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के मामले में है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स है ना। तो इसीलिए अगर आपकी कंपनी को लॉस होता है तो उस साल आपने डिविडेंड अगर नहीं भी दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो चलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जिस साल आपको लॉस हो रहा है उस साल आपने डिविडेंड नहीं भी दिया तो भी चलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, उसका रेट जो है वो फिक्स नहीं है, वो कम ज़्यादा होते रहता है। प्रॉफिट हुआ है तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, लॉस हुआ है तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों सिचुएशन में देना होता है। डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स होता है। बहुत बढ़िया जानवी, बहुत बढ़िया पूजा, खुशी, बहुत बढ़िया। तो अब हमको वही देखना है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलती है। हमने सिर्फ इतना ही देखा कि डिविडेंड हम शेयर्स पर अर्न करते हैं और इंटरेस्ट हम बाकी सिक्योरिटीज पर अर्न करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड समझ लो। मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से आया, डिविडेंड ये वर्ड कहाँ से आया, मीनिंग क्या होता है।
द वर्ड डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखो ना, मैंने पहले ही बोला इंग्लिश उधारी की भाषा है। इंग्लिश कैसी है? उधारी की लैंग्वेज है, सब उधार लिया हुआ है, लैटिन से, ग्रीक से, कुछ वर्ड संस्कृत से लेकर आए। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस थी उन लैंग्वेजेस से कुछ वर्ड लाए। मैक्सिमम इन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस के वर्ड जो थे उनको ही कन्वर्ट कर लिया। उधारी की भाषा है इंग्लिश, तो ये भी उधार लाया शब्द। ये भी कैसा लाया? ये शब्द, ये वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। तो डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा? डिविडेंटम, डिविडेंटम है ना। तो डिविडेंटम जो वर्ड है उससे डिविडेंड बना। अब डिविडेंटम का मतलब क्या होता है? डिविडेंटम मीन्स विच इज टू बी डिवाइडेड, विच इज टू बी डिवाइडेड, जो डिवाइड किया जाना है या जो डिवाइड किया जाता है ना। जो डिवाइड किया जाना है, जो डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं डिविडेंटम। तो डिवाइड ही होता है ना। डिविडेंड आपको कैसे मिल रहा है? प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड किया जा रहा है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के लिए रिजर्व है, तो प्रॉफिट के उस हिस्से में से एक डिविडेंड की अमाउंट निकाल ली और उसको फिर डिवाइड करके सब में बांट दिया। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस, उसमें उस प्रॉफिट के हिस्से को क्या कर दिया? डिवाइड करके बांट दिया। जितने आपके शेयर्स, उसके हिसाब से आपका जो शेयर होगा, जो डिविडेंड होगा वो मिलेगा। डिविडेंड का उतना पार्ट मिलेगा जितने शेयर्स आपने परचेस किए है ना। तो डिवाइड किया है उस इंटरेस्ट को, उस बेनिफिट को डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट से मिले हुए उस बेनिफिट को डिवाइड कर दिया शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में। प्रॉफिट से जो बेनिफिट मिला उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया, है ना। डिविडेंटम, डिविडेंटम का मतलब क्या है? विच इज टू बी डिवाइडेड, जो डिवाइड किया जाना है, जो डिवाइड होना है। तो प्रॉफिट, हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं हम शेयर होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिवाइड करके देते हैं डिविडेंड के रूप में। इसीलिए डिविडेंटम पे से वर्ड बना डिविडेंड, इसीलिए डिविडेंटम पर से वर्ड क्या बना? डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड इज वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंटम। डिविडेंटम का मीनिंग क्या है? विच इज टू बी डिवाइडेड, जो डिवाइड किया जाना है, जो डिवाइड किया जाता है। अब डेफिनेशन क्या है डिविडेंड की दी हुई? तो डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू जस्टिस गुलाम हसन की डेफिनेशन क्या कहती है? गुलाम हसन क्या कहते हैं? डिविडेंड किसको कहेंगे? तो डिविडेंड कहेंगे, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट का ये वो हिस्सा है जो क्या करता है? देखो, डिविडेंड क्या है? पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब जो कंपनी है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट अर्न किया है एक साल में, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन है, पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट विच हैज बीन सेट असाइड, जो एक तरफ निकाल कर रखा जाता है ना। विच हैज बीन सेट असाइड, जो एक तरफ निकाल कर रखा जाता है। असाइड मतलब एक साइड में, एक बाजू में निकाल कर रखा हुआ जाता है ना, जो रिजर्व किया जाता है। एंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज लाइबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। और फिर कंपनी डिक्लेयर करती है, और जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये जो साइड में रखा हुआ हिस्सा है, ये जो बाजू में निकाल कर रखा हुआ हिस्सा है प्रॉफिट का, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है जो लाइबल शेयर होल्डर्स है, जिनको ये हिस्सा मिलना चाहिए उनमें, है ना। तो गुलाम हसन, जस्टिस गुलाम हसन के हिसाब से, जस्टिस गुलाम हसन क्या कहते हैं डिविडेंड को? डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। डिविडेंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हिस्सा कंपनी एक साइड में निकाल कर रखती है और उसके बाद डिक्लेयर करती है कि जो लाइबल शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रॉफिट के हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। यही हमने डिविडेंड टर्म का मीनिंग देखा था कि जो डिवाइड किया जाना है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसको डिविडेंड टर्म बोलते हैं ना। तो डिविडेंड टर्म से डिविडेंड बना। तो जस्टिस गुलाम हसन का भी यही कहना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी एक साइड में निकाल कर रखती है और फिर उसे तयशुदा समय पर उसको किसको देती है? तो जो लाइबल शेयर होल्डर है, जिसको वो मिलना चाहिए, जो शेयर होल्डर लाइबल है, जिस शेयर होल्डर की एलिजिबिलिटी है उसको हासिल करने की, उस शेयर होल्डर को वो दिया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बराबर है। मतलब इंडस्ट्रीज क्या करती है? तो इंडस्ट्रीज डिविडेंड, आपको दो तरह के डिविडेंड मिलते हैं ना, दो तरह के डिविडेंड मिलते हैं। इंडस्ट्रीज दो बार डिविडेंड दे सकती है, दो तरह के डिविडेंड मिलते हैं। चलो बताओ,
दोनों डिविडेंड भी पढ़े हमने, है ना, मेरे को मालूम है कि दोनों डिविडेंड भी आपको बताए हुए, आपको पढ़े हुए आपने। तो दोनों डिविडेंड बताओ कि कंपनी कब कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती। चलो फटाफट बताओ, कंपनी कब कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती, क्विकली, बिल्कुल क्विकली एकदम। डिविडेंड कब कब देती है कंपनी शेयर होल्डर्स को, है ना, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब कब देती है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या है ना, हमने पढ़ा। और एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया। एक तो हमने करस्पॉन्डेंस में भी पढ़ लिया, करस्पॉन्डेंस पढ़ा हमने, उन दोनों डिविडेंड से रिलेटेड करस्पॉन्डेंस पढ़ लिया। और उसके बाद हमने इसके पहले भी, है ना, डिविडेंड जब हम शेयर्स पढ़ रहे थे, तो शेयर्स पढ़ते हुए हमने इक्विटी शेयर्स जब पढ़ रहे थे हम, तभी हमने डिविडेंड पढ़े। चलो फटाफट बताओ, डिविडेंड्स कितने तरह के दिए जाते हैं और कब कब दिए जाते हैं, फटाफट बताओ। इतना समय, इतना टाइम तो लगने को ही नहीं होना, इतना टाइम लगने को नहीं होना, क्विकली बताने को ना आप सबने। बताओ फटाफट। नहीं मालूम? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा कि पढ़ो पढ़ो, कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करो, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे, है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। समझ में आ रहा हो कि आप कितना पढ़ रहे कितना नहीं पढ़ रहे। देखो डिविडेंड 2 बार देते, फिर से आप बता रहा, डिविडेंड 2 बार दिया जाता, 2 तरह के डिविडेंड रहते हैं ना, इंटरिम डिविडेंड मिलता, फाइनल डिविडेंड मिलता, इंटरिम डिविडेंड मिलता, फाइनल डिविडेंड मिलता। फिक्स रेट और फ्लक्चुएटिंग रेट डिविडेंड नहीं है, ये टाइप ऑफ डिविडेंड नहीं है। फिक्स रेट जो है वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं या फिक्स होते हैं, इस पर डिविडेंड के टाइप डिपेंड नहीं करते। जानवी, वेरी गुड मयंक, कौन है मास्टर मयंक, बहुत बढ़िया। फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड 2 तरह के डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड मिलता है, एक इंटरिम डिविडेंड मिलता है, एक फाइनल डिविडेंड मिलता है। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है, 6 महीने के बाद, है ना, जब आपका हाफ ईयर कंप्लीट हो जाता है तो इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है ना। और फाइनल डिविडेंड कब दिया जाता है, पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। इंटरिम डिविडेंड आपको साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है। तो 2 तरह के डिविडेंड है, इंटरिम और फाइनल। तो कंपनी ये जब भी इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड देती है तो वो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करती, पहले इंटरिम डिविडेंड भी देना है तो साल के बीच में दिया जाएगा 6 महीने, तो 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट किया जाता, पिछले 6 महीने में जो प्रॉफिट हुआ उसको कैलकुलेट किया जाता, और उस प्रॉफिट का एक सर्टन अमाउंट जो है वो साइड में निकालते हैं और फिर उसको डिविडेंड एज अ डिविडेंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लायबल जो शेयर होल्डर्स है, एलिजिबल जो शेयर होल्डर्स है उनके बीच में, है ना। तो ये है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। और जस्टिस गुलाम हसन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाजू में रखती है रिजर्व और फिर उसको डिवाइड करती है शेयर होल्डर्स के बीच में। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेफिनेशन दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस होगा, उस केस के जजमेंट में ये बात कही है और अब वो डिफाइन हो गई है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के जजमेंट में ये बात कही और वो डिफाइन हो गई, वो डेफिनेशन बन गई। डिविडेंड मीन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, डिविडेंड किसको कहेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग डिविडेंड का मतलब है, डिविडेंड मीन्स द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अलोकेटेड टू होल्डर्स ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। सेम है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है डिविडेंड मीन्स द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट का पोर्शन जो अलोकेट किया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, अलोकेटेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के शेयर्स होल्डर को अलोकेट किया जाने वाला प्रॉफिट का एक पोर्शन उसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। आपने जितने शेयर्स लिए हैं उन शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये है 2 डेफिनेशंस जो बहुत सिंपल है कि डिविडेंड किसको कहते हैं, तो प्रॉफिट का एक ऐसा पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर्स को अलोकेट किया जाता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे। अब देखो डिविडेंड के फीचर्स क्या है, डिविडेंड की अपनी कुछ स्पेशलिटीज है, कुछ फीचर्स है।
तो डिविडेंड का एक फीचर तो हमने देख लिया कि ये पोर्शन है प्रॉफिट का, कंपनी का जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका एक पोर्शन है जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, ये एक फीचर है। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये एक फीचर है कि कंपनी का प्रॉफिट है, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी पेड करती है, पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पेड किया जाता है। देखिए इंटरिम डिविडेंड के लिए आप कम से कम 6 महीने पुराने जो है इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के लिए आप कम से कम 6 महीने पुराने शेयर होल्डर्स होने चाहिए। पिछले 6 महीने से आपने कंपनी के शेयर जो है वो होल्ड कर रखने चाहिए, इसलिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स की बात है। इट इज पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट में से वो दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रॉफिट का पोर्शन है तो कंपनी के प्रॉफिट में से दिए जाएंगे। तीसरा फीचर है डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। डिविडेंड जो है वो कंडीशनल पेमेंट नहीं है, अनकंडीशनल पेमेंट है, कोई भी टर्म्स और कंडीशंस लागू नहीं होती या फिर कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी ने डिविडेंड देना ही चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली कंपनी देगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कंडीशनल नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा तो एक तो कंपलसरी नहीं है, दूसरी बात कि कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है डिविडेंड देने की। डिविडेंड कैसे देना है, कब देना है, इसकी कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं है। कंपनी इंटरिम भी दे सकती है, कंपनी फाइनल भी दे सकती है, कंपनी आपको डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड दे सकती है, कंपनी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के थ्रू आपको डिविडेंड जो है वो दे सकती है ना। कंपनी आपको लमसम डिविडेंड भी दे सकती है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो ऐसा ही होता, लॉस में कंपनी या कंपनी को फंड की जरूरत है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी, 2, 3, 4 साल बाद देगी, लेकिन वो फिर जो डिविडेंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देती है कंपनी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका हर साल मिलने वाले डिविडेंड में जो भी लॉस हुआ है वो लॉस रिकवर हो जाता है। जब भी अब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी ऐसा ही करती है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% पर एनम मिल रहा होगा, आपको 25% पर एनम मिल जाएगा, 30% पर एनम मिल जाएगा। क्यों? तो आप कंपनी के ओनर हैं, आप कंपनी के बुरे समय में डिविडेंड नहीं लिया कंपनी से आपने, है ना, तो 2 साल 3 साल का डिविडेंड जो है एक साथ मिल जाएगा आपको। फिर कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है ना, बाकी किसी को डिविडेंड नहीं दिया जाता, बाकी सबको इंटरेस्ट दिया जाता है और उसका फिक्स रेट रहता है। तो सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है ना। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कोई पोर्शन एज अ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए आपको प्रॉफिट का ही हिस्सा जो है वो निकालना है, प्रॉफिट का ही हिस्सा निकालना है। तो अब एक बात तो है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ तो शेयर डिविडेंड तो मिलना नहीं है, लेकिन फिर सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लॉस होने के बावजूद भी तो डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड तो प्रॉफिट का पोर्शन है, लॉस का नहीं। लॉस हुआ तो फिर डिविडेंड देंगे कहाँ से? एकदम सही कि लॉस हुआ तो डिविडेंड देंगे कहाँ से, क्योंकि डेफिनेशन में कहा है कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का पोर्शन है। फिर लॉस होने के बाद तो प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं आता, वो पोर्शन का ही रोल नहीं आता कुछ। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो कंपलसरी है डिविडेंड देना, तो उसको कहाँ से देंगे? तो रिजर्व फंड जो है आपका वो प्रॉफिट से ही बना हुआ है ना, और डिविडेंड के लिए रिजर्व निकाला हुआ ही रहता है। तो वो जो रिजर्व है इसके पहले के साल के प्रॉफिट से निकाला हुआ, उस रिजर्व में से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस जिस साल हो रहा है उस साल डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मत दीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको देना पड़ेगा, तो आपने रिजर्व जो रखा हुआ है ना, तो उस रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है वो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो प्रॉफिट का ही पोर्शन हुआ। हाँ, रिजर्व में से देंगे, एकदम सही है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। डिविडेंड डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही डिक्लेयर किया जाता है। मतलब क्या है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रिजोल्यूशन रख देना है, वो रिजोल्यूशन को पास करेंगे, रिकमेंड करेंगे, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं आप, है ना। डिविडेंड तो हर साल डिक्लेयर होना है, लेकिन हर साल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिकमेंडेशन जो है वो लेना है कि कब डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रिजोल्यूशन, है ना। रिजोल्यूशन पास करना है और आपको अप्रूव्ड हो जाएगा। रिजोल्यूशन पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स।
तो जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें एक रिजोल्यूशन पास करवा के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिकमेंडेशन अप्रूवल ले सकते हैं। डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स क्रिएट्स अ डेब्ट, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। देखो शेयर होल्डर्स यानी हमारे ही जो रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हुए होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है, ऑलरेडी अप्रूव और डिक्लेयर हो चुका जो डिविडेंड है वो डेब्ट क्रिएट कर देता है। मतलब अब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन गई, कंपनी को वो 100% पेड करना ही है, वो रिवोक नहीं किया जा सकता, वो कैंसिल नहीं हो सकता है ना, वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकती ऑर्डर। एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड रिकमेंड हो गया, रिकमेंडेशन मिल गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो डिविडेंड डिक्लेयर और अप्रूव होने के बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो कंपनी के ऊपर डेब्ट बन जाती है, मतलब कंपनी के ऊपर वो लायबिलिटी बन जाती है, कंपनी की वो लायबिलिटी बन जाती है, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, है ना। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है और फाइनल डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। डिविडेंड कैसे पेड करना चाहिए? कैश में। नॉट इन काइंड का मतलब है, अब कैश में तो आप बोलेंगे सर कि हमको तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के थ्रू तो कैश ही तो जमा हो रही है, या फिर सर डिविडेंड वारंट भेज देते हैं तो कैश ही तो विड्रॉ कर रहे हैं आप। डिविडेंड वारंट ले जाएंगे आप बैंकर्स के पास, जो भी बैंकर कंपनी का है उसके पास डिविडेंड वारंट लेकर जाएंगे आप, तो आपको वो कैश ही तो देगा। कैश आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के थ्रू आपके अकाउंट में डिविडेंड वारंट नहीं मिल रहा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा हो रहा, तो कैश ही तो जमा हो रही है। नॉट इन अ काइंड का मतलब है कैश के अलावा किसी और चीज के रूप में आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मतलब डिविडेंड देने के लिए आपने शेयर्स दे दिए, वैसा नहीं होता। डिविडेंड्स देने के लिए आपको कैश का ही इस्तेमाल करना है। डिविडेंड देने के लिए आप उसको डिविडेंड के वैल्यूएशन के जितने शेयर्स नहीं दे सकते, या डिविडेंड के वैल्यूएशन की जितनी दूसरी कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते, है ना। डिविडेंड देने के लिए आपको कैश ही इस्तेमाल करनी है, दूसरी कोई चीज उसके वैल्यूएशन जितनी, डिविडेंड का वैल्यूएशन मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गया आपका, डिविडेंड का वैल्यूएशन मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गया, बहुत सारे शेयर्स लिए आपने, 1 लाख रुपए उस साल डिविडेंड के मिलने आपको, तो आपके अकाउंट में कैश जमा होनी चाहिए या फिर 1 लाख रुपए का डिविडेंड वारंट आपको मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा अगर कंपनी सोचती है कि डिविडेंड की अमाउंट 1 लाख रुपए हो गई तो अब 1 लाख रुपए के शेयर दे देंगे, है ना, 1 लाख रुपए के वैल्यूएशन के शेयर दे देंगे, वैसा नहीं चलता। नॉट इन अ काइंड, किसी भी तरह की दूसरी चीज नहीं चलती। शेयर नहीं दे सकते आप 1 लाख रुपए के, आपको 1 लाख रुपए कैश ही देनी है। आप उसके जगह पे, पैसे की जगह पे, मनी की जगह पे आप दूसरी कोई भी चीज नहीं दे सकते डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है उसी वैल्यू के बेसिस पर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड आपको मार्केट वैल्यू पर नहीं मिलेगा। डिविडेंड आपकी जो टोटल पेड अप वैल्यू है, जो टोटल पेड अप वैल्यू है शेयर्स की, उसी वैल्यू के बेसिस पर आपको डिविडेंड जो है वो मिलता रहेगा हर साल, है ना। एंड देन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। डिविडेंड कभी भी आपने कॉल्स अगर एडवांस में भी पेड कर दी है और उसी के बीच में डिविडेंड बन रहा है आपका, तो एडवांस में पेड किए हुए कॉल्स पर नहीं आता। मान लीजिए दिसंबर में आपको डिविडेंड मिलना है ना, दिसंबर में आपको डिविडेंड मिलना है, आपकी प्रोसीजर चल रही है, आपने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, है ना, और जो कॉल मनी आना था आपका वो जनवरी में आना था, जनवरी में आना था ना, जनवरी में कॉल मनी जो है उसके लिए आपको लेटर आना था, कॉल मनी आपको जनवरी में पेड करना था, लेकिन आपने कॉल जो है एडवांस में पेड कर दिए, दिसंबर के पहले ही पेड कर दिए, और दिसंबर में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो वो आपको सिर्फ एप्लीकेशन और जो आपका अलॉटमेंट मनी, पेड अप वैल्यू बोला ना हमने, पेड अप वैल्यू जितनी है शेयर्स की, तो शेयर की अभी पेड अप वैल्यू कितनी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जितनी, कॉल तो आने बाकी है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जितनी भी वैल्यू बनती है उतने ही वैल्यू के रेट पर आपको, उतनी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने भले ही एडवांस में कॉल दे दिया होगा लेकिन उस पर आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला। जो एडवांस में पेड किए हुए कॉल है उन पर डिविडेंड नहीं मिलता। जो वैल्यू उस समय, उस डेट को जितनी पेड अप वैल्यू बन रही है शेयर की, उतनी ही पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलता है ना। आएगा समझ में? चलो बताओ फटाफट के डेफिनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गए।
मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गए? चलो बताओ फटाफट, ये हो गया क्या क्लियर? मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। अभी चलिए सबसे पहले बताओ, डिफिकल्टी होंगी तो वो भी बताओ, डिविडेंड का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स क्लियर हो गए होंगे तो वो भी बताओ, ठीक है? चलो बताओ फटाफट। आप लोग टाइम बहुत लेते हैं ना, जवाब देने के लिए टाइम बहुत लेते हैं। क्लियर है तो क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। हाँ चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? कोई सवाल है किसी को? नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? क्लियर हो गया है? डिविडेंड के फीचर्स, डेफिनेशन, मीनिंग सब कुछ क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, यानी इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देती है, तो कंपनी के डिविडेंड देने से, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से, डिविडेंड का रेट डिसाइड करने से, डिविडेंड डिक्लेयर करने से, डिविडेंड अप्रूव करने से, डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में जमा करने से, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस है, उन लीगल प्रोविजंस को हमको पढ़ना है। देखो, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड जितनी भी लीगल प्रोविजंस है ना, वो फिर लीगल प्रोविजंस आपके कंपनी एक्ट में दी है, सेबी के रेगुलेशंस में दी हुई लीगल प्रोविजंस है, तो उन लीगल प्रोविजंस को हमको पढ़ना है। देखो, लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या होना चाहिए, इसके लिए भी लीगल प्रोविजन है कि डिविडेंड आप कहीं से भी उठाकर नहीं दे सकते, किसी भी सोर्स से लाकर आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसके लिए लीगल प्रोविजंस है कि सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या होने चाहिए, डिसाइडेड किए गए हैं ना, ये लीगल डिसाइडेड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कि डिविडेंड के सोर्सेस क्या होने चाहिए, डिविडेंड आपको कहाँ से पेड करना है। जैसे हमने देखा कि डिविडेंड प्रॉफिट के पोर्शन में से दिया जाता है, प्रॉफिट का एक पोर्शन एज अ डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन अब ये प्रॉफिट कैसा होगा तो वही देखना है हमको। देखो, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, है ना, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और डिविडेंड पे कर सकती है, लेकिन कैसे, तो नीचे दिए गए रास्तों से। एक तो उस साल कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि करंट प्रॉफिट, उसमें से डिविडेंड दे सकती है। पहली बात, करंट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना, मतलब कंपनी को उस साल जो प्रॉफिट हुआ है, जिस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन जो है असेट्स पर, वो डेप्रिसिएशंस माइनस कर दिए गए, और साथ में जो रिजर्व निकाल कर रखना होता है 20%, 25%, जो भी डिसाइड किया है कंपनी ने, वो रिजर्व प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल दिए रिजर्व फंड में रखने के लिए, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसमें से, उस साल के प्रॉफिट में से कंपनी को डिविडेंड देते आता। तो पहला रास्ता है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कंपनी डिप्रिसिएशन और जो रिजर्व है उसको माइनस कर देगी और बचे हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी, पहला रास्ता। दूसरा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, या फिर पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ है ना, और उस प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी रिजर्व बचता है उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। मतलब कंपनी इस साल जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से डिविडेंड देगी, या पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से डिविडेंड दे सकती है। दो रास्ते कंपनी के पास बनते हैं। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। अगर कंपनी को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड देने के लिए कोई पैसा दिया है, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी कंपनीज को डिविडेंड पेड करने के लिए फंड देगी, तो वो देगी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को। मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया है डिविडेंड पेड करने को, तो उस फंड में से डिविडेंड पेड किया जा सकता है। मतलब डिविडेंड तीन रास्तों से पेड किया जा सकता है। कंपनी को इस साल जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी कंपनी को पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अब ये दोनों बातें नहीं है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए फंड देंगे, उसमें से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो 3 रास्ते हैं कंपनी के पास, है ना, 3 रास्ते हैं, 3 जगहों से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। आगे देखो, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कब? कुछ कंडीशंस है, जब आप कैपिटल में से भी क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो ना। कैपिटल एडिशन होती है ना, प्रॉफिट जब अर्न करते हैं आप तो आपका कैपिटल जो है उसमें एडिशन हो जाती है, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है हर साल दर साल हम जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कैपिटल जो है वो हम इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी करते हैं, प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं हम। तो प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कैश में रियलाइज हुए होना। जो कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज हुआ है उससे डिविडेंड दे सकते हैं आप, है ना। जो भी कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज हुआ है उसी से डिविडेंड दे सकते हैं। या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, एओए है, उसमें ये परमिशन दी हुई होनी चाहिए कंपनी को कि कैपिटल में से भी कंपनी, कैपिटल के भी हिस्से में से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये दिया हुआ है कि कंपनी को अगर साल दर साल लॉस हो रहा है और डिविडेंड देना है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, तो कंपनी अपने कैपिटल में से भी डिविडेंड दे सकती है। ऐसा अगर आपके कंपनी की एओए में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तो कंपनी कैपिटल में से प्रॉफिट जो है, कैपिटल में से क्या कर सकती है, डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है। थर्ड, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद जो भी प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, प्रॉफिट बनता है, उसमें से भी, मतलब आपके असेट और लायबिलिटीज जो है उनका वैल्यूएशन किया, असेट का वैल्यूएशन किया, लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन। असेट और लायबिलिटी पिछले साल जितनी थी उतनी ही इस साल होगी ऐसा नहीं, है ना। पिछले साल असेट और लायबिलिटी जितनी थी उनका रीवैल्यूएशन कर लिया, डिविडेंड देने का समय है, कोई रास्ता नहीं है, तो फिर असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया। तो रिवैल्यूएशन करने से जो अमाउंट इंक्रीज हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन किया तो देखा कि असेट की अमाउंट, असेट का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ चुका है इन द सेंस कि आप उस असेट पर हो गया आपको प्रॉफिट, है ना। तो असेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दी, अब जो वैल्यूएशन बढ़कर आया है और उसमें जो प्रॉफिट मिला है आपको, वैल्यूएशन बढ़ गया, हर साल असेट का वैल्यूएशन बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी, असेट का वैल्यूएशन बढ़ेगा, लायबिलिटी अगर आप पेड कर रहे हो तो लायबिलिटी घटेगी। तो रीवैल्यूएशन करने के बाद ये समझ में आया कि असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन से ये समझ में आया कि पिछले साल जितना भी डिफरेंस था उससे इस साल का डिफरेंस जो है वो बढ़ चुका है, मतलब असेट का वैल्यूएशन बढ़ा है, लायबिलिटी घटी है, तो प्रॉफिट हुआ है इस साल। असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा भी आप डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उस प्रॉफिट का हिस्सा भी आप डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो जब आप रिवैल्यूएशन करते हो असेट और लायबिलिटीज का, और असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के बाद, उसका रीवैल्यूएशन करने के बाद अगर उसमें प्रॉफिट इंक्रीज होता है, उसमें अगर प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। तो कंपनी वैसे तो प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देती है अपने, लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जिसको डिविडेंड देने के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फंड दे, तो फिर आप क्या करेंगे? कैपिटल में से आप क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल का हिस्सा कैश रियलाइज हुआ है, कैश में रियलाइज हुआ है, उस हिस्से से आप डिविडेंड दे सकते हैं। वैसा भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ऐसी अरेंजमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि आप कैपिटल में से ही डिविडेंड दे सकते हो किन्हीं सिचुएशंस में, तो आप कैपिटल में से डिविडेंड दोगे। वैसा भी नहीं है तो असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर लीजिए, वहां अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट हुआ दिखता है, तो उसमें से भी आप डिविडेंड जो है वो दे सकते हो। तो प्रॉफिट के अलावा इन चीजों से, इन कंडीशंस को फुलफिल करके आप क्या कर सकते हो, कैपिटल में से भी प्रॉफिट जो है
वो दे सकते हो, है ना। फिर उसके बाद डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से डायरेक्टली डिविडेंड पेड नहीं किया जा सकता। अगर ये कंडीशंस जो है बी में दी हुई कंडीशंस जो है, यहाँ बी में दी हुई कंडीशंस जो है, ये अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते हो। एंड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, कंपनी के जो भी फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व यानी जिन रिजर्व पर, जिस रिजर्व फंड पर किसी डेप्ट का कोई चार्ज नहीं है। फ्री रिजर्व मतलब जिस रिजर्व पर, कंपनी के जिस रिजर्व फंड पर किसी भी डेप्ट का, है ना, किसी भी डेप्ट का, लायबिलिटी का कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री है टोटली, है ना, वो किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस रिजर्व को भी आप डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उस रिजर्व को भी इस्तेमाल कीजिए डिविडेंड देने के लिए, वहां पर डिविडेंड दिया तो चलता, है ना। तो फिर रास्ते क्या क्या हो गए, पहला प्रॉफिट में से ही देंगे, पहला तो है प्रॉफिट में से ही देंगे, दूसरा है कैपिटल में से देंगे, लेकिन ये टर्म्स और कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होगी, और तीसरी बात, आप फ्री रिजर्व अगर कंपनी के पास है, फ्री रिजर्व है कंपनी के पास, तो कंपनी उसमें से भी डिविडेंड दे सकती है, फ्री रिजर्व में से भी। तो इन रास्तों से कंपनी, ये सोर्सेस होते हैं कंपनी के डिविडेंड पे करने के, है ना। क्लियर है, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गए क्या, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गए क्या, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में, बताओ फटाफट, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम है, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर है, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर है क्या, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर है क्या, बताओ फटाफट, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर है क्या, फास्ट बताओ। नेक्स्ट देखना है हमको, लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या कंडीशंस है, क्या प्रोविजंस है। तो पहले आप ये बताओ, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गया क्या, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है, वेरी गुड, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट प्रोविजन देखनी है, पहली प्रोविजन थी सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या होंगे, दूसरी प्रोविजन है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्या प्रोविजंस है। तो देखो, डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ किए जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, उनका परमिशन जरूरी है, तो बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है। पहली बात, बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही डिविडेंड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, और उस बोर्ड मीटिंग को बुलाने के बाद उसमें जब रिजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उस रिजोल्यूशन को पास करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, और उनके रिकमेंडेशन के बाद डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, है ना। अब रिजोल्यूशन जो है उसमें किन किन चीजों को डिस्कस किया जाता है, उस रिजोल्यूशन में कौन सी चीजें डिस्कस की जाती है डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले, रेट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, और फिर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कितनी अमाउंट डिविडेंड की पेड करनी होगी। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, और दोनों तरह के शेयर होल्डर्स मिलकर कितनी अमाउंट पेड करनी है, तो रेट और अमाउंट जो है डिविडेंड की वो डिसाइड की जाती है। उसके बाद बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड, डिविडेंड की बुक क्लोजर कब होगी, जो बुक है डिविडेंड बुक मतलब जो लेजर होता है हमारा, तो उस लेजर में डिविडेंड जो दिया जाता है ना, डिविडेंड अकाउंट जो बनता है उसको कब क्लोज करेंगे, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है डिविडेंड अकाउंट की, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट जिसमें रिजोल्यूशन पास करना है उसको डिस्कस करेंगे, उस एनुअल जनरल मीटिंग को ही वो रिजोल्यूशन जो है वो पास होगा। बैंक विथ विच अ सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रिमिट द डिविडेंड अकाउंट, और कौन सी बैंक है हमारी जो बैंक है, मतलब कंपनी अब क्या करेंगी, बैंक डिसाइड करना है, मतलब क्या है, तो कंपनी उसी बैंक के थ्रू डिविडेंड आपको पेड करेगी जिस बैंक से उसने अलॉट किया था, मतलब शेयर जो है इश्यू किए थे, प्रोस्पेक्टस आपको जिस बैंकर से डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, जिस बैंकर के पास से आपने प्रोस्पेक्टस लाया था, उसी बैंकर के थ्रू कंपनी क्या करेगी, एक अकाउंट बनाएगी, एक सेपरेट अकाउंट बनाएगी उसी बैंक में, और उसी अकाउंट के थ्रू डिविडेंड जो है वो रिमिट करेगी, मतलब डिविडेंड अमाउंट जो है वो आपको देगी, है ना।
तो बैंकर डिसाइड होने के बाद और ये सारी चीजें होने के बाद कंपनी आपको डिविडेंड वारंट दे देती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के थ्रू डिविडेंड आपको मिल जाता है। तो बोर्ड मीटिंग जो है प्रोविजन क्या है, तो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, रिजोल्यूशन पास करवाना है। रिजोल्यूशन में क्या डिस्कस करना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्कस होगी, डिविडेंड अकाउंट क्लोजर डेट डिस्कस होगी, उसके बाद बैंकर जो है वो डिस्कस होगा कि बैंक कौन सी बैंक के थ्रू आप डिविडेंड जो है वो रिमिट करवाने वाले हो, तो उस बैंक का नाम और उस बैंक में अकाउंट जो है वो बनाना है, उससे रिलेटेड डिसीजन होगा। तो ये सारी चीजें रिजोल्यूशन में मेंशन की होगी और उस रिजोल्यूशन को आप एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, उसके बाद डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो होगी। तो बोर्ड मीटिंग जो है वहाँ ये एक प्रोविजन है कि बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो है वो भी जरूरी है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। अब शेयर होल्डर्स तो लाखों है, तो शेयर होल्डर्स खुद जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, शेयर होल्डर्स खुद नहीं जाएंगे। शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। शेयर होल्डर्स जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। तो शेयर होल्डर्स ने एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाकर उसको परमिशन देनी चाहिए। डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव। डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एनुअल जनरल मीटिंग में पास करवाना है ना, और उसको अप्रूव करवाना है शेयर होल्डर्स से। तो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, रिजोल्यूशन सामने रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट, है ना। बोर्ड मेंबर्स ने जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रेट डिक्लेयर किया है, उससे लोअर रेट भी डिक्लेयर किया जा सकता है ना। शेयर होल्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बाकी बोर्ड ने जो रेट डिसाइड किया है उससे लोअर रेट भी अप्रूव कर सकते हैं, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड में जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में जो बैठे हैं वो लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बोर्ड ने जितना रिकमेंड किया है उससे लोअर रेट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका ही होगा। फाइनल डिसीजन किसका होगा? शेयर होल्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका ही होगा। बोर्ड ने रिजोल्यूशन में जो रिकमेंड किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो डिविडेंड है, ज़्यादा रेट जो है डिविडेंड का वो नहीं दिया जा सकता, बट नॉट हायर देन दैट। मतलब मान लीजिए बोर्ड ने कहा कि इस साल जो डिविडेंड है वो 15% दिया जाएगा, तो शेयर होल्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में वो डिसाइड कर सकते हैं 15% या उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 15% से ज़्यादा डिविडेंड वो डिसाइड नहीं कर सकते, 15% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। 15% से कम भले ही करवा देंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते। द नेक्स्ट, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग इट कैनॉट बी रिवोक। एक बार जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। कंपनी सेकेंड टाइम, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उसको कैंसिल नहीं करती, यानी कि सेकेंड टाइम डिविडेंड डिक्लेयर करने का रोल नहीं रखती कंपनी। एक साल में दो बार इंटरिम और फाइनल, दो अलग अलग टाइप के हैं डिविडेंड, तो 2 बार होंगे, लेकिन फाइनल डिविडेंड ही 2 बार डिक्लेयर नहीं होता। फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया वो डिसीजन ले लिया, रिवोक नहीं होता वो डिसीजन, है ना। वो डिसीजन जो है वो बदला नहीं जाता, वो डिसीजन जो है वो कैंसिल नहीं होता। आया समझ में? हाँ, तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल, तो देखो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड मीटिंग जरूरी है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड मीटिंग जरूरी है। उस बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, और उस रिजोल्यूशन को पास करते हुए बोर्ड तो रिकमेंडेशन दे देगा, लेकिन बोर्ड में बैठे हुए शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वही अप्रूव करेंगे। फाइनल अप्रूवल तो उनका ही होगा।
तो बोर्ड मीटिंग तो होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रिकमेंड करेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करने के बाद उनमें जो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है वही फाइनल अप्रूवल देंगे, वही क्या करेंगे, फाइनल अप्रूवल देंगे। अब अप्रूवल मिल गया, डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करना, रिकमेंड जो है वो हो गया, डिविडेंड अप्रूव हुआ है। तो अब डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर किसके थ्रू करेंगे, बैंकर जो है आपका उसके थ्रू। सेपरेट बैंक अकाउंट आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए लगेगा, डिविडेंड जो है उसको रिमिट करने के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट जो है वो लगेगा, तो उसके लिए आपको बैंकर जो है अपना अपॉइंट करना है। तीसरी बात, बैंकर अपॉइंट करना है, बैंकर अपॉइंट करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप देखो, द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट। डिविडेंड अमाउंट हमने पहले ही डिस्कस की है, डिविडेंड अमाउंट हमने डिस्कस कर ली है ना, डिविडेंड अमाउंट हमने कहाँ डिस्कस कर ली, जो रिजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं उसी में हम रेट ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड अमाउंट जो है उसको डिस्कस कर चुके होते हैं बोर्ड मीटिंग में। तो जो डिविडेंड अमाउंट डिस्कस की है वो डिविडेंड अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। जो सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया है आपने अपनी शेड्यूल बैंक के साथ, है ना, बैंक अकाउंट कौन सा, डिविडेंड अकाउंट, विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। डिक्लेयर हो गया डिविडेंड, तो डिविडेंड डिक्लेयर होने से 5 दिन के अंदर आपने अपनी बैंकर के साथ अपने बैंक में आपने क्या किया, एक शेड्यूल बैंक में आपने डिविडेंड अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, और जो डिविडेंड अकाउंट आपने ओपन किया है उसमें आपको डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड अमाउंट जो है, जितनी भी अमाउंट डिविडेंड की बनती है ओवरऑल वो पूरी की पूरी डिपॉजिट करनी है। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बोर्ड मीटिंग में, वहां से लेकर 5 दिन में आपको अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट में पैसे जो है वो जमा करवाने हैं, अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवानी है। आया समझ में। लिस्टेड कंपनी, वेयर अ कंपनीज शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जो लिस्टेड कंपनी है जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए क्या है, तो वेयर अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग्स एग्रीमेंट। मीटिंग हो रही है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, वीडियो पॉज नहीं है, अभी क्लियर है। अरे ये तो बराबर है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। तो नोटिफाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, लिस्टेड कंपनी को जब भी बोर्ड मीटिंग होनी है, जब भी बोर्ड मीटिंग की जो डेट है उस डेट से, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ये डिसाइड करने वाली है फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने वाली है कंपनी, या फाइनल डिविडेंड जो है उसका रिकमेंडेशन पास करने वाली है कंपनी, जिस भी मीटिंग में, उस मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना है ना। जब भी आप मीटिंग ले रहे हैं और उस मीटिंग में आपको पता है कि इस डेट को हम मीटिंग लेने वाले हैं और उसमें हम डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, तो उस मीटिंग के 2 दिन पहले आपको, एटलीस्ट 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना है कि हम ऐसी ऐसी मीटिंग लेंगे और इसमें डिविडेंड डिक्लेयर, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन लिए जाने वाले हैं। इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ, अब ये हो गया मीटिंग के पहले 2 दिन पहले का इंटीमेशन, उनको आपने नोटिफाई कर दिया। उसके बाद इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो गई, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन हो गया, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको किसको देना है, उसके लिए भी आपको नोटिफाई करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, उनको इंटीमेशन लेटर दे देना है कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन ले लिया, बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड डिसीजन हो गया। उसके बाद गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर, है ना। डिविडेंड बुक क्लोज होने के 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले उनको
नोटिस दे देनी है बुक क्लोजर की, है ना, बुक क्लोजर की कि बुक क्लोज हो रहे हैं, डिविडेंड के बुक क्लोज हो रहे हैं, इसकी नोटिस उनको बुक क्लोज होने के डेट के 7 दिन पहले दे देनी है। उसके बाद क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द ट्रांसफर रजिस्टर। तो जो रजिस्टर है मेंबर्स के जिसमें डिविडेंड जो है, डिविडेंड की जो रजिस्टर है मेंबर के वो क्लोज कर देना है, एंड द ट्रांसफर रजिस्टर, और रजिस्टर जो है वो ट्रांसफर करना है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, उनके रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। देन इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको ये जरूरी है कि यू मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए। डिविडेंड का पेमेंट करना जरूरी है आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो। लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली। डिविडेंड लिस्टेड कंपनी डिविडेंड कैसे दे सकती है, तो पर शेयर बेसिस, पर शेयर बेसिस ही डिविडेंड एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब डिविडेंड का जो डेटा एक्सप्रेस करना है, डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस करनी है, तो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हुए डिविडेंड ओवरऑल नहीं बताना है। किसी शेयर होल्डर को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको ये नहीं बताना है कि आपका टोटल डिविडेंड कितना है। लिस्टेड कंपनी के लिए ये बताना जरूरी है कि पर शेयर आपको डिविडेंड कितना मिला है। डिविडेंड एक्सप्रेस करते हुए लिस्टेड कंपनी ने एक्सप्रेस कैसे करना है, पर शेयर डिविडेंड को एक्सप्रेस करना है, टोटल डिविडेंड एक्सप्रेस नहीं करना है, पर शेयर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है वो एक्सप्रेस करना है ना। तो जब लिस्टेड कंपनी है सेपरेट बैंक अकाउंट आपको चाहिए, लेकिन जब लिस्टेड कंपनी है तो ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी है। आपको बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को, डिसीजन ले लिया आपने डिक्लेरेशन का तो उसके बाद नोटिफिकेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को। आपके बुक क्लोजर के पहले आपको बुक क्लोजर नोटिफिकेशन देना है 7 दिन पहले। उसके बाद आपको रजिस्टर जो है वो क्लोज करके ट्रांसफर कर देने हैं। उसके बाद आपको जो पेमेंट करना है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू नहीं कर सकते आप। डिविडेंड वारंट के जगह पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज का इस्तेमाल करना है डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक एक्सचेंज में तो, है ना। और पर शेयर बेसिस ही डिविडेंड को एक्सप्रेस करना है आपने। चलो बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अगला देखना है हमको। तो अब इसमें इसके बाद क्या है कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर का अप्रूवल हो गया, सेपरेट बैंक अकाउंट भी बन गया। अब प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, डिविडेंड पे करने पर प्रोहिबिशन कब लगता है, रोक कब लग जाती है डिविडेंड पे करने पर, है ना। कौन सी कंपनी पर रोक लगा देंगे आप डिविडेंड पे करने पर? अ कंपनी व्हिच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। जिस कंपनी ने अपने डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया या डिपॉजिट के इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती इक्विटी शेयर्स पर, वो कंपनी नहीं कर सकती। जिसने डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया या फिर जिसने डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रीपे करना था, इंटरेस्ट पे करना था, वो नहीं पे किया, तो वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पे नहीं कर सकती, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और दूसरा, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने में डिफॉल्ट हो गई कंपनी, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं कर पाई, या डिबेंचर के ऊपर जो पेमेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, उसका पेमेंट नहीं कर पाई। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करने में फेल हो गई कंपनी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उसको रीपेमेंट करने पेमेंट करने में अगर फेल हो गई कंपनी इंटरेस्ट का, तो कहीं पर भी कंपनी अगर बाकी की सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट पेमेंट करने में या बाकी की सिक्योरिटीज का रिडेम्पशन करने में फेल हो जाती है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। प्रोहिबिशन कब लग जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करने पर? तो जो भी कंपनी जितनी भी बाकी की सिक्योरिटीज है उन सिक्योरिटीज का रिडेम्पशन करने में फेल हो जाती है, उन सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट पे करने में फेल होती है, तो वो इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है ना। तो ये हो गई प्रोविजंस रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। चलो बताओ इन प्रोविजंस में कोई डिफिकल्टी है किसी को?
इन प्रोविजंस में कोई डिफिकल्टी है क्या किसी को? इन प्रोविजंस में किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी है क्या? हमने प्रोविजंस देखी, 2 क्वेश्चंस देखे हमने उसमें, प्रोविजंस रिलेटेड टू सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के सोर्सेस से रिलेटेड प्रोविजंस, और डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड प्रोविजंस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है प्रॉब्लम? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो, कि डिविडेंड का पेमेंट कैसे करती है कंपनी, है ना। सोर्सेस क्या होंगे डिविडेंड के? लीगल प्रोविजंस होगी, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्लियर होगी। अब डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा तो पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या है? पेमेंट से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या है? ये क्यों अटक रहा है? ठीक है, तो देखो अब लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट करने से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। पहली प्रोविजन, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। ये हम देख चुके कि डिविडेंड जो है वो हमेशा कैश में ही पेड करना चाहिए, उसकी जगह पे आप कैश की जगह पे, पैसे की जगह पे आप दूसरा कुछ भी नहीं दे सकते डिविडेंड की वैल्यूएशन, है ना। दूसरी बात, डिविडेंड में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर्स, है ना। डिविडेंड कैसे दे सकते हैं आप? तो डिविडेंड आप चेक से दे सकते हैं, डिविडेंड आप डिविडेंड वारंट के थ्रू दे सकते हैं, या डिविडेंड आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के थ्रू दे सकते हैं, एनईएफटी के थ्रू दे सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू दे सकते हैं, आप आरटीजीएस के थ्रू दे सकते हैं। जिस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं उस रास्ते का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन डिविडेंड कैश में ही, पैसे के रूप में ही दिया जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अगर जॉइंट होल्डिंग है, जॉइंट होल्डर्स है शेयर्स के एक से ज्यादा होल्डर्स है ना, एक ही शेयर्स के एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स है, मतलब ज्वाइंटली उन्होंने शेयर्स परचेस किए, ज्वाइंट होल्डर्स है शेयर्स के, तो फिर क्या है? डिविडेंड वारंट should be sent to the registered address of the first name joint shareholder as per the register of members, or to such a person at his address as the shareholder or joint shareholders have given to the company in writing। मतलब अगर 2 शेयर होल्डर्स है तो दोनों के एड्रेस तो अलग अलग होंगे, तो फिर आप डिविडेंड वारंट भेजेंगे कहाँ पे? तो डिविडेंड वारंट उसके एड्रेस पर भेजना है जिसका नाम पहले रजिस्टर किया है, फर्स्ट नेम ज्वाइंट शेयर होल्डर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका भी नाम, ज्वाइंट शेयर होल्डर में से जिसका भी नाम पहले रजिस्टर किया है उसके नाम पर आप डिविडेंड वारंट भेज देंगे, उसके एड्रेस पर आप डिविडेंड वारंट भेजेंगे। या फिर दूसरी कंडीशन में, और टू सच अ पर्सन एट हिज एड्रेस एज द शेयर होल्डर और ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैव गिवन द कंपनी इन राइटिंग। या फिर उन दोनों ने, ज्वाइंट होल्डर्स ने कंपनी को राइटिंग में ये दिया है कि आप जब डिविडेंड वारंट भेजोगे या लेटर भेजोगे, करस्पॉन्डेंस लेटर, तो आपने किसके एड्रेस पर भेजना है। उसका नाम अगर किसी लेटर में मेंशन करके दिया है तो उस व्यक्ति के एड्रेस पर ही आप डिविडेंड वारंट या कोई भी करस्पॉन्डेंस लेटर भेजोगे, यहाँ पर डिविडेंड वारंट भेजोगे, डिविडेंड वारंट भेजोगे, है ना। तो एक तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले रजिस्टर किया गया है उसके नाम पर, या फिर उन ज्वाइंट स्टॉक होल्डर्स, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स ने अगर लेटर दिया है कि किसके नाम पर आपने सारे करस्पॉन्डेंस करने, डिविडेंड वारंट किसके नाम पर भेजना है, तो उस लेटर में मेंशन जिसका नाम है और एड्रेस है उसी के एड्रेस पर आप डिविडेंड वारंट भेजोगे, अगर ज्वाइंट होल्डिंग है शेयर्स की तो, है ना। देन नेक्स्ट, टाइम लिमिट क्या होगी? टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेरेशन की जो डेट है, जिस डेट पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के अंदर
कंपनी ने डिविडेंड पेड करने चाहिए, इसके पहले भी देख चुके हैं हम। देन नेक्स्ट, डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड किसको पे किया जाता है? जो कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उनको ही डिविडेंड पेड किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो हमको मालूम है। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों कहते हैं? कि वो प्रेफरेंस रखते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले। काय में? तो डिविडेंड देना है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दीजिए। अगर आपको रिडेम्पशन करना है शेयर्स का तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडेम्पशन करवा कर देंगे। कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं तो वहां पर भी रिडेम्पशन सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो डिविडेंड के मामले में भी पहली बात रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही कंपनी डिविडेंड देती है, और दूसरी बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो बचता है सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलेगा? तो जब प्रॉफिट का एक हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में चला जाएगा, है ना। और जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, उनको डिविडेंड दे दिया जाएगा। उसके बाद ही जो बचता है प्रॉफिट का पोर्शन जो डिविडेंड के लिए निकाला है, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में समझो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के लिए निकाला हुआ जो प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब मिलेगा जब डिविडेंड के लिए जो निकाला हुआ प्रॉफिट का पोर्शन है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए पोर्शन में से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? इफ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्म में, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स है, तो डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर एज पर द स्टेटमेंट्स फर्निश्ड बाय द डिपॉजिटरी। तो डिविडेंड कैसे देंगे? डिपॉजिटरी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, डिपॉजिटरी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, डिपॉजिटरी ने जैसे डिक्लेयर किया है कि डिविडेंड कैसे पेड करना है, वैसे ही उसी कंडीशन में बेनिफिशियल ओनर को यानी कि इन्वेस्टर को डिविडेंड जो है वो पेड किया जाता है। इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम अपीयर इन कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, है ना। तो जिनके डिपॉजिट, जिनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है, उनका रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास है। तो डिपॉजिटरी जैसे ऑर्डर देगी वैसे आपको डिविडेंड पेड करना है उन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिन शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं उनको, और जिनके फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं उनको डिविडेंड कैसे देंगे? तो वहाँ डिपॉजिटरी का रोल नहीं है, वहाँ कंपनी का जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में उनके नाम मेंशन है, तो उस रजिस्टर के हिसाब से आप देंगे उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिविडेंड देने के लिए डिपॉजिटरी के ऑर्डर्स फॉलो करनी होंगी आपको, और जब आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो कंपनी के रजिस्टर में जिनके नाम मेंशन है उनको डिविडेंड दिया जाएगा। देन डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट इन पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर दिए हुए टाइम समय में 30 दिन के अंदर, डिविडेंड डिक्लेयर होने से 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड जो है वो पे करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते, कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से लेकर 30 डेज के बीच में कंपनी अगर डिविडेंड नहीं पे कर सकती है तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट किसको मिलेगी? तो पनिशमेंट मिलेगी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के हर डायरेक्टर को, कंपनी के हर डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगी। कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और जब तक के कंपनी ने, जितने दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना, डिविडेंड पे करना डिले किया है, उतने समय के लिए कंपनी को एडिशनल सिंपल इंटरेस्ट उन डिविडेंड पर पेड करना होगा 12% पर एनम रेट के हिसाब से। एक साल का 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से
1 साल के 12% इंटरेस्ट जो है कंपनी को देना होगा उस डिविडेंड पर, है ना। कंपनी 3 महीने के बाद देती है तो कंपनी को शेयर्स पर 3% जो है इंटरेस्ट वो पेड करना पड़ेगा। 12% पर एनम, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 3%, है ना। 3% इंटरेस्ट जो है वो डिविडेंड के ऊपर एडिशनल पे करना होगा शेयर होल्डर को, है ना। If company fails to comply with any of the requirements of this section, the company and directors shall be liable to pay fine. कंपनी अगर इस सेक्शन में दी हुई, कंपनी ऊपर दी हुई कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकती है, कंपनी को जो भी डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड ये जो प्रोविजंस दी गई है, डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड ये जो प्रोविजंस दी गई है, इन प्रोविजंस को कंपनी, इन रिक्वायरमेंट्स को कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर जो है वो लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए भी, पनिशमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। उनको पनिशमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है ना, उनको मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दोनों चीजें जो है वो मिल सकती है या फिर दोनों में से कोई भी एक जो है पनिशमेंट उनको मिलेगी, है ना। तो ये थी लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट करने से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो बताओ फटाफट। कोई प्रॉब्लम है?